हाय एवरीवन। एनसीईआरटी देखते हैं। अब एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जितना हम लोग पिछले क्लास में किए थे नोट से, आज वही हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। ताकि जब कल किए थे आज करेंगे, तो इससे होगा क्या, कल नहीं पिछले क्लास में किए थे, एक दिन गैप करके वीडियो आता होगा। तो होता क्या है कि अभी पढ़े और फिर आज देखेंगे, तो होगा क्या है, रिकॉल अच्छे से हो जाएगा, तो याद करने का क्षमता हम लोग का बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। चलिए, तो पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है किस चीज से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं जिसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कुछ बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर, अदर लाइक कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल कॉल्ड मल्टीसेलुलर। जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर में आते हैं, अमीबा किस चीज में आता है, सिंगल सेल में। चलिए, अमीबा किस चीज में आता है, सिंगल सेल में। व्हाट इज अ सेल, सेल है क्या, ठीक है, सेल है क्या, अब हम लोग को देखना है। तो उससे पहले क्या लिखा है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ किस चीज में, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बस एक सेल का है, तो एक सेल से ही अपना वो पूरा कर लेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। चलिए, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, उसी सेल से पूरा लाइफ का जितना फंक्शन है सब उसी से करेगा। बात लिखा है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइफ, इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी अगर सेल का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे लाइसोसोम का काम होता है एक्सपोर्ट करना भी, जैसे कोई मटेरियल है उसको बाहर निकालना भी लाइसोसोम का ही काम होता है, ठीक है। जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे वो कहाँ कहाँ क्या काम होता है। तो लाइसोसोम का काम जो मटेरियल को बाहर निकालना भी होता है, तो वही है कि अगर मान लीजिए वो नहीं होगा तो एक्सक्रीशन तो नहीं कर पाएगा, तो उसको इंडिपेंडेंट लिविंग कैसे बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल क्या है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। याद रखिएगा तीनों वर्ड, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाता है। एंटन वॉन लीeuwenhoek साहब फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब लिव, पहली बार जिंदा सेल को किसने देखा था, लिविंग सेल यानी लाइव सेल को किसने देखा था, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, याद अच्छे से रख लीजिएगा। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया। तो न्यूक्लियस जब हम पढ़ेंगे तो वहां और भी अच्छे से डिटेल से देखेंगे। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल। जब माइक्रोस्कोप का वो इंप्रूवमेंट हो रहा था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से स्ट्रक्चर को देख पाए। लेकिन एक चीज यहाँ नहीं बताया, हम आपको बताएंगे 3 तरह के माइक्रोस्कोप, कौन कौन से, लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लिविंग सेल को जो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी कब आया था, सेल थ्योरी आया था 1840 में, 1840 में, 1840 ईस्वी में। कब आया था, 1840 ईस्वी में। कौन, सेल थ्योरी लाए कौन थे, स्लीडेन और स्वान। तो अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। 1838 में आए मैथियास स्लीडेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। कहाँ के थे, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी के रहने वाले थे। एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ऑब्जर्व ऑल प्लांट कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल व्हिच टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। इन्होंने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे प्लांट पे, और इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं, टिश्यू के फॉर्म में। बहुत सारे सेल का ग्रुप मिलकर टिश्यू बन जाता है और उसे पूरा प्लांट बना हुआ है, इन्होंने एब्जॉर्ब किया। अबाउट सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय नहीं 1 साल बाद, थियोडोर स्वान 1839 ईयर दिया हुआ है। चलिए, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। देखिए है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, लेकिन हम आपको बताए थे कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट नहीं थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। लॉजिकल में, सही में, फैक्ट में, बस एनसीईआरटी क्या लिखता है, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ही पढ़ेंगे। आपको बिलीव नहीं होगा, गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि स्वान कहाँ के थे, ठीक है। चलिए, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, बहुत तरह के ये जूलॉजिस्ट हैं तो एनिमल सेल को ही करेंगे। चलिए, एंड रिपोर्टेड दैट आउटर लेयर ऑफ टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने देखा कि एक आउटर लेयर, थीन आउटर लेयर, कौन सा, थीन, थीन याद रखिएगा, थीन मतलब पतला, आउटर लेयर इन्होंने देखा, जिसको हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने देखा, ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने देखा, इन्होंने प्लांट में एक स्पेशल वॉल देखा जिसका नाम है सेल वॉल, ठीक है। स्पेशल लेयर था बाहर से, कवरिंग, आउटर कवरिंग था जिसका नाम सेल वॉल है, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने देखा कि यूनिक कैरेक्टर है, ये सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है, ठीक है।
On the basis of Swan proposed hypothesis, the bodies of animal and plant composed of cell and their product. इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हो या एनिमल हो, सारे सेल या उसी के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। सिलिडेन और स्वान साथ है। सिलिडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन दिया था? सिलिडेन और स्वान मिलके। लेकिन इनका सेल थ्योरी कैसा था? इनकम्प्लीट था। ये नहीं बता पाए ये लोग कि नया सेल कहाँ से आता है। सेल जो आता है डिवीजन करके आता है, हम लोग को पता है, लेकिन वो उस समय ये नहीं बता पाए थे। दिस थ्योरी however did not explain how new cell were formed. न्यू सेल कहाँ से आता है, ठीक है। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो साहब आए। इससे पहले नेगली भी आया था। कब? सॉरी, आए थे कब? 1846 में। ये 1855 में आए थे रुडोल्फ विर्चो साहब, लेकिन एनसीईआरटी नेगली का नाम नहीं लिया। चलिए, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल फॉर्म्ड वेयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवाइड करता है और वही पुराने सेल से नया सेल बनता है। जैसे ये एक सेल हो गया, यही डिवीजन करके दो सेल बना देगा। समझ में आ गया? यही डिवीजन करके दो सेल बना देगा। चलिए, इनको इस वर्ड को इन्होंने बोला ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओमनीज सेलुला ई सेलुला मतलब न्यू सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ सिलिडेन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी फाइनल शेप। फाइनल शेप देने का काम किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो साहब ने। याद रखिएगा, फाइनल शेप देने का काम किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो साहब ने। चलिए, कब? 1855 में। सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे। आज हम लोग क्या जानते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। सेल आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल जो है पुराने सेल के डिवीजन से बनता है, जैसा कि आज हम लोग जानते हैं। अब सेल का ओवरव्यू देखते हैं। सेल का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। सेल के ओवरव्यू में क्या पढ़ना है? यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन ओनियन। ये सब घर पे देख लीजिएगा, ओनियन वगैरह सब, ठीक है। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे कौन से लाइन से। चलिए, 7वां लाइन पे तो क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम व्हिच टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जिसको डीएनए बोलते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होगा उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक, ठीक है। आज जिसके पास नहीं होगा लेग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी होता है और न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं, मतलब बिना मेम्ब्रेन वाला भी होता है, जैसे राइबोसोम है। लेकिन प्रोकैरियोट में केवल और केवल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल भी ही होगा, मेम्ब्रेन वाला कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होगा। ना न्यूक्लियस होगा, न माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। केवल उसमें वैसा ऑर्गेनेल होगा जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। चलिए, बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो फिक्स है, साइटोप्लाज्म दोनों सेल में होगा, पढ़ाए थे, जैसे ये सेल है आपका, ठीक है। तो भले ही इसका प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस साइड में रहता है, बट साइटोप्लाज्म तो ये है, और यूकैरियोट का तो सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है। चलिए, और साइटोप्लाज्म क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम कौन देता है सेल का? साइटोप्लाज्म। देखिए ना, यही पूरा वॉल्यूम दे रहा है ना, वॉल्यूम कौन दे रहा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए, मेन एरिया का मतलब होता है, जैसे देखिए, जितना भी रिएक्शन चलेगा कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म में चलेगा। जितना भी केमिकल रिएक्शन चलेगा साइटोप्लाज्म में चलेगा, तो इसलिए मेन एरिया बोलते हैं। चलिए, वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट में रखने के लिए बहुत सारा रिएक्शन चलता है साइटोप्लाज्म में। बिसाइड द न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, और भी बहुत सारा ऑर्गेनेल होता है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में याद रखिएगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, जो कि हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। कौन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, कौन डबल है, कौन ट्रिपल भी पढ़ा चुके हैं। ट्रिपल एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम ट्रिपल भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन लेस तो पढ़ा ही चुके हैं। चलिए, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में होता है। कौन? राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, ये मेम्ब्रेन लेस है। चलिए, ये और जगह भी होता है। कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है। साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। बस फर्क इतना है कि यूकैरियोट, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में तो होगा नहीं। तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80 का राइबोसोम होगा। बाकी हर जगह, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, सब में 70S का राइबोसोम होगा। 70S, एस मतलब सेडवर्ग यूनिट होता है। 70 जो उसका वैल्यू है। जब हम राइबोसोम देखेंगे तो अच्छे से देख लेंगे, 2 सब यूनिट से बना होता है। हम जब भी राइबोसोम बनाते होंगे तो ऐसा बनाते होंगे, ऐसा बनाते होंगे। इसका मतलब है कि दो सब यूनिट है, ठीक है। जैसे 70 वाला बनता है तो
40 और 30 से बनता है, सॉरी 50 और 30 से बनता है। तो 50-30 होता है 80, लेकिन होता है 70, जब पढ़ेंगे देख लेंगे। और 80 वाला जो होता है 60-40 से बनता है, होता है 100, लेकिन होता है वो 80 ही, ठीक है। चलिए, राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन 2 ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए होंगे तब वहां बताए होंगे कि सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए होंगे तो दो टाइप का बताए होंगे, एक रफ और एक स्मूथ। रफ वाले पे बताए होंगे कि वहीं पे राइबोसोम चिपका रहता है, इसी के कारण रफ होता है। प्लांट का सॉरी सेल का बेसिक हम लेक्चर पढ़ाए हैं, वहां जाके आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं होगा, 20 मिनट से कम का ही सारा लेक्चर होगा, 17-18 लेक्चर होगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ज्यादा टाइम नहीं, नाश्ता करते करते आप देख सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं, नाश्ता करने से पहले लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए, एनिमल सेल कंटेन अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में, जैसे सेल का जब बंटवारा होता है, ठीक है, सेल का डिवीजन होता है तो सेल रहता है पूरा गोल, जैसा भी सेल हो, ठीक है। तो उसका जो क्रोमोजोम है वो इक्वेटर पे आ जाता है बीच में, और एक साइड से वो जो सेंट्रियोल होता है दो होता है, एक साइड से एक चला जाता है, एक साइड दूसरा, और फिर दोनों खींच लेता है और सेल से बीच से सेल का बंटवारा हो जाता है, होगा। चलिए, सेल डिफर ग्रेटली साइज शेप एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। देखिए, साइज शेप और एक्टिविटी के आधार पर सेल डिफर करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जबकि बैक्टीरिया कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट, आपसे पूछेगा लार्जेस्ट सेल, तो बोलेगा अंडा होता है किसी का, किस चीज का? ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है सबसे बड़ा सेल, ठीक है। चलिए, एमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड 7 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? इसका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। देखिए, डायमीटर जो होता है पूरा होता है और रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो रेडियस और डायमीटर वर्ड में थोड़ा सा रखिएगा कॉन्शियस। एग्जाम में पूछ सकता है कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल का रेडियस कितना होता है, तो 3.5 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 3.5। तो यही करता है आंसर, नीट कुछ नहीं करता है, क्वेश्चन को इसी तरह ट्विस्ट करता है। वो क्या करेगा? आप रेड ब्लड सेल, और पहला ऑप्शन में देगा 7, रेडियस पूछेगा, आंसर तो होगा 3.5, और फर्स्ट ऑप्शन में ही देगा 7, आप 7 मार के चले आएंगे, गलत हो जाएगा, गलत नहीं, -1 हो जाएगा। चलिए, नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। लॉन्गेस्ट है नर्व सेल। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली देयर शेप, ठीक है। शेप के आधार पर ये बहुत सारा होता है, जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर शेप ऑफ सेल में विद इन द फंक्शन। देखिए, शेप जो है किस चीज पे डिपेंड करता है? फंक्शन पे, किस चीज का कैसा फंक्शन करना है। जैसे आपको रेड ब्लड सेल का फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा, रेड ब्लड सेल में क्या करता है? ये चारों मतलब चारों कोने से एक एक ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उस टाइप का है। और वही नर्व फाइबर का काम क्या है? करंट भेजना, तो ये लंबा होता है, ठीक है। कैसा होता है? लंबा होता है। समझ में आ गया? और बाकी सेल है देख लीजिए, ये है ट्रैकिड, ये है बीजोफिल, ये है कोलुमिनर एपिथेलियल, और ये है व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। देख लीजिए, समझिएगा बाद में जब पढ़ाएंगे तब। चलिए, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन लगी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन लगी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। एनसीईआरटी इतना दिया है तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। हो सकता है 90 में 1-2 क्वेश्चन बाहर आ जाए, बट 88-89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होता है। चलिए, दे आर जनरली स्मॉलर, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी हम लोग का सेल जो बोल सकते हैं, जितना तेजी से डिवीजन करता है उससे कहीं ज्यादा ये करता है, कहीं ज्यादा नहीं, 2-3 गुना ज्यादा करता है, ठीक है। बहुत तेजी से करता है, बहुत ज्यादा तेजी से। इसीलिए देखते हो ना, बैक्टीरिया जल्दी फैलता है, कोई बीमारी आता है तो जल्दी तुरंत फैल जाता है, क्योंकि ये डिवीजन बहुत तेजी से करता है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज का बहुत वेरी करता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, 4 बेसिक शेप इसका कौन कौन सा होता है? बेसिक शेप देख लेते हैं। जो लंबा होता है उसको बोलते हैं रॉड, जो स्फेरिकल मतलब बॉल जैसा होता है उसको बोलते हैं कॉकस, जो कॉमा जैसा होता है उसको बोलते हैं विब्रो, और जो स्पाइरल स्प्रिंग के जैसा होता है उसको बोलते हैं स्पाइरुलम, ठीक है। चलिए, the organization of prokaryotic cell fundamentally similar, even prokaryote exhibit wide variety of shape and function। देखिए, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है फंडामेंटली सिमिलर होगा, सब में न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होगा, लेकिन इसका शेप और फंक्शन अलग होगा। फंडामेंटली सेम होगा लेकिन शेप और फंक्शन अलग होगा, ठीक है।
ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। देखिए बाकी सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, बाकी सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है। चलिए, द फ्लूइड मैट्रिक्स, देखिए एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा, दिख रहा है यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये यूकैरियोटिक सेल का है, इधर जो दिख रहा होगा ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, ठीक है। चलिए, देयर आर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ट नहीं होता है, नॉट इन्वेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जबकि यूकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, जो कि फोटो में भी दिख रहा होगा आपको। चलिए, इन एडिशन जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया में जो होता है जीन वाला डीएनए तो होता है, उसके अलावा एक और डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, अच्छे से पढ़ा है प्लाज्मिड जो है, प्रोसेस प्रिंसिपल में अच्छे से पढ़ना है। प्लाज्मिड का काम वैक्सीन से बनाने में बहुत योगदान देता है, हम लोग बहुत हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, दी स्मॉलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर सच एज बैक्टीरिया। प्लाज्मिड जो है वो यूनिक कैरेक्टर, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है उसके पास, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक जो जीन में होता है, फिनोटाइपिक जो दिखता है, ठीक है। चलिए, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, वही प्लाज्मिड जो है उसको रेजिस्टेंस बना देता है एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक देंगे तो मरेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, अब हायर क्लास बाद में देख लेंगे। चलिए, उसके बाद लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, सही बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होता है, मेम्ब्रेन कहाँ होता है, यूकैरियोट में होता है। नो ऑर्गेनेल लाइक वंस यूकैरियोट फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम, जैसा यूकैरियोट में ऑर्गेनल सब होता है, वैसा कोई ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होता है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक फ्रॉम इंक्लूजन, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में नहीं होता है। मेसोसोम किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में नहीं होता है। एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग होता है वो किससे होता है, मेसोसोम है। सेल इन्वेलप, तो सेल वॉल अभी पढ़े नहीं है, तो सेल इन्वेलप पर क्या करेंगे, समझ में तो आएगा नहीं, अगला लेक्चर इसी पे आएगा मेरा वो नोट्स वाला, तो उसके बाद फिर इसको कराया जाएगा। चलिए, ये भी वही है, ये भी तो उसी का है, फिलामेंट होगी बेसल बॉडी सब, तो जब वहां देख लेंगे तब। चलिए, इसके आगे चलते हैं, ये करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना, एक डाउट में मत रहिएगा कि छोड़ देंगे, छोड़े उड़ेंगे कुछ नहीं, आप छोड़ दीजिएगा, हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए, अब देखते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम तो देखे नहीं, इंक्लूजन बॉडी तो देख चुके हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे वहां इंक्लूजन बॉडी देखे थे ना। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म फॉर ऑफ इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अभी पढ़ के आए थे ना प्रोकैरियोट में, तो जैसे क्या क्या होता है, ग्रेन्यूल सब हो जाता है, जैसे फॉस्फेट का ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल होगा, ये सब स्टोर हो जाता है, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम फ्री इन साइटोप्लाज्म, वैसे भी प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड होता ही नहीं है। क्या क्या होता है इस इंक्लूजन बॉडी में, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। किस किस में होता है, गैस वैक्यूल किस में होता है, गैस वैक्यूल होता है ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है, ब्लू ग्रीन में, पर्पल में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है कौन सा, गैस वैक्यूल, बाकी वो सब जो है इंक्लूजन बॉडी। चलिए, राइबोसोम देखिए तो एक चीज दिख रहा होगा आपको, ये इसका साइज देख लीजिए, 15 से 20 नैनोमीटर होता है, 50 और 30 मिलके 80 वाला बनाता, 70 वाला बनाता है, कौन से 50 और 30 मिलके 70 वाला बनाता है, और 60-40 मिलके 80 वाला बनाता है। अब देखिए यहाँ पे 50 और 30 मिला के तो 80 होता है। देखिए, बायोलॉजी में मैथ का ना गला घोट दिया जाता है। आप लोग एक और पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन अगर किए होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डेंटल फॉर्मूला देखे होंगे, 21-23/21-23, 2123/2123। मैथ के स्टूडेंट से पूछेगा तो बोलेगा कट के हो जाएगा 1, हम लोग पूछेगा क्या बोलेंगे 32, ठीक है 32, तो वही चेंज हो, मतलब फॉर्मूला है हम लोग का। चलिए, वैसे यहाँ होता है 50 और 30 मिला के हो जाता है 70, जबकि गिनिए तो होता है 80। चलिए, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहीं पे पढ़ चुके हैं हम लोग। राइबोसोम में अटैच सिंगल एमआरएनए चेन कॉल पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, जैसे आपको यहाँ पे राइबोसोम दिख रहा होगा, ठीक है, यहीं पे एमआरएनए ऐसे अटैच हो जाता है, इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। जब अटैच हो गया तो हम लोग डिटेल में अभी तो समझ में आएगा नहीं, बोले थे ना नहीं पढ़ा है तो कैसे समझ में आएगा। राइबोसोम पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, ये जो एमआरएनए है इसको प्रोटीन बना देता है, ठीक है, ये जो एमआरएनए दिख रहा है इसको क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। चलिए, अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है,
प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ये किस में आते हैं? यूकैरियोट में। प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई किस में आता है? यूकैरियोट में। ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल। जैसे ये आपका यूकैरियोटिक सेल हो गया, इसमें बहुत सारा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ये सारा जितना ऑर्गेनेल दिख रहा होगा आपको, ये क्या होता है? ऑर्गेनेल होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जिसमें क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल होता है। ठीक है। सेल पॉजेसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस बोल सकते हैं इसके, और उसमें कैसा होता है? फॉल्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल नहीं डबल। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल वैरायटी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइक्लोस्केलेटल स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारा लोकोमोटरी साइक्लोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। चलिए, द जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन टू क्रोमोजोम। जेनेटिक मटेरियल किस चीज के फॉर्म होता है? क्रोमोजोम बन जाता है। जैसे डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। डीएनए जो होता है वो क्रोमोजोम के फॉर्म में होकर इसमें स्टोर रहता है। चलिए, न्यूक्लियस के अंदर। चलिए, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। यूकैरियोटिक सेल जो है आइडेंटिकल नहीं होता है। भरोसा नहीं है तो आप अपने भाई को देख लीजिए, अगर जुड़वा नहीं है तो माता पिता को देख लीजिए, बहन को देख लीजिए, जितने भी है सेम नहीं होगा। क्यों? जबकि मम्मी पापा से ही पैदा लिए ना, फिर भी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। चलिए, प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट फ्रॉम पोजेस सेल वॉल। प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या है? प्लांट में क्या क्या होता है? सेल वॉल होता है, जो कि एनिमल में नहीं होता है। प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, व्हिच एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है। सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब एनिमल में नहीं होता है। ठीक है। चलिए, अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल व्हिच एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। जबकि एनिमल सेल के पास क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट के पास नहीं होता है। तो ये प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंस हुआ, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस हुआ। ठीक है होंगे। फिर भी यहाँ एक बार देख लीजिए। चलिए, प्लांट सेल का फिगर देखिए। फिगर तो हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए, फिर यहाँ एक बार और देख लीजिए। देखिए, बाहर से आपको दो लेयर दिख रहा होगा, बाहर वाला है सेल वॉल, अंदर वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। बीच में आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस। क्या दिख रहा होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो बड़ा सा दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है। बीच में आपको छेद दिख रहा होगा, जितना भी ये सेल है, रेड डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट रखने में मदद करता है। जैसे इस सेल से उस सेल में कुछ जाना है तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है। सेल वॉल पढ़ेंगे ना तब वहां पे देखेंगे। उसके बाद दो सेल को चिपकाने के लिए क्या रहता है? मिडिल लेमला। देखिए यहाँ पे मिडिल लेमला है, बीच में लिखा हुआ। ठीक है। चलिए, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म हो गया, पेरिक्सोम हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, तो ये वगैरह गोल्जी apparatus, ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है। चलिए, अब एनिमल सेल देखते हैं। एनिमल सेल में आपको दिख रहा होगा, बीच में होगा न्यूक्लियस, बाहर में बस एक मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल तो होता नहीं है। चलिए, यहाँ पे एक बहुत सारा छोटा छोटा ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रियोल दिख रहा होगा। देखिए, दो सेंट्रियोल होगा यहाँ पे, अच्छे से देखिए, दो सेंट्रियोल होगा। ठीक है, दो सेंट्रियोल। ये आपको पेरिक्सोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें भी होगा, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। बाकी सब कुछ सेम होता है। प्लांट एनिमल के बीच में डिफरेंस भी समझ गए हम लोग। चलिए, अब है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़े नहीं है, सेल वॉल पढ़े ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ से पढ़ेंगे? तो ठीक है, तब तक के लिए अब रिवीजन कीजिए। अब अभी पढ़ लिए तो एक बार आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो रिवीजन अच्छा होगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल का फिर एनसीईआरटी से कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जो दोस्त हैं उसके बीच में आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सकें। पढ़ाई जो है शेयर करने की चीज होती है। ठीक है।